नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, पेपर मान लो। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है कि पेपर जो है वो आप उसमें से कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत होता है, ये आकलन करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा जो पेपर है वो दोबारा समझाने के लिए होता है। तो जो टॉपिक मैंने समझा दिया उसकी रिवाइज़ करूँगा, रिवाइज़ दोहराऊँगा उसको। तो उसके लिए मैंने प्रश्न बनाया है और ऐसे ही मैं प्रश्न बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं ये प्रश्न आपके यहाँ डाल रहा हूँ, आप वीडियो को बीच बीच में रोकते हुए इनका उत्तर लिखें और उत्तर लिखने के बाद आप जब मैं अब समझाना शुरू करूँगा तब आप दोबारा वीडियो चलाना और उसको मिलाना, कितने प्रश्न सही होते हैं। ये कितने प्रश्न सही होते हैं ये तो एक नॉर्मल बात है। मैं इन प्रश्नों को समझाते हुए पुरानी चीज़ें जो आपने सीखी है उनको बताते हुए ये प्रश्न हल करूँगा। तो आप जुड़े रहें, देखते रहें। और हाँ, एक बात और है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ देखनी होती है, मान लो मिश्र वाक्य देखना होता है, मान लो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य देखना होता है, ठीक है, मान लो हमें वाच्य देखना होता है, कृतवाच्य, मान लो हमें भाववाच्य के उदाहरण देखने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, जो छोटा होता है ना उसको सर्च करते हैं, है ना। तो कई बार मैंने एक वीडियो देखा अभी कुछ देर पहले, उसमें 4 ही मिनट का वीडियो था। तो मैं उस वीडियो को देख रहा था तो उसमें कुछ गलत बताया हुआ था। मतलब ये था कि कोई अर्थ के आधार पर वाक्य था, विधिवाचक वाक्य था, और उसको बदलना था निषेधात्मक वाक्य में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि विधिवाचक जो वाक्य होता है उसका निषेधात्मक वाक्य में बदलना होता है, उसका रूप बदलना होता है, पर वाक्य का भाव नहीं बदलना होता। लेकिन उन महाशय ने तो बिल्कुल उल्टा बता दिया। जैसे राम कक्षा में सबसे होशियार है, ये विधिवाचक है, तो उन्होंने बता दिया कि राम कक्षा में सबसे होशियार नहीं है, नकारात्मक बना दिया। वो कह रहे होशियार है और उन्होंने कह दिया नहीं है, और ऊपर ये और लिखा है बिना भाव बदले हुए वाक्य बदलें, जबकि ये तो सारा ही भाव बदल गया। तो इतना गलत पढ़ाया हुआ था। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वो गलत पढ़ाता है, मैं सही पढ़ाता हूँ। बात ये है कि जो गलत पढ़ाया हुआ है उसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, वाह सर क्या गजब, क्या बढ़िया पढ़ाया है, वाह शानदार कमेंट आ रहे हैं। मतलब लोग, बात ये है कि बच्चों ने छोटा वीडियो देख करके 4 मिनट का और देखा, 4 मिनट में कभी ज्ञान आता है क्या? वीडियो लंबा हो भले ही, टाइम लगे भले ही, प्लाथी लगा करके कोई टॉपिक को हल करने बैठते हैं तो जब तक वो फंडामेंटल क्लियर नहीं होता तब तक उठते नहीं हैं, तब वो बात दिमाग में आती है और हमेशा के लिए याद रहती है। तो आप थोड़ा समय देख करके वीडियो नहीं चलाएं, ठीक है। हाँ, कुछ वीडियो हो सकते हैं जिसमें छोटी बात हो और थोड़े में क्लियर हो जाए, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो छोटे समय में क्लियर नहीं होती। तो अगर आपको सीखना है तो टाइम क्यों देखते हो, टॉपिक देखो ना। और हाँ, एक बात और बता दूँ, मेरे जो वीडियो हैं वो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। लास्ट तक आपके मन में उठने वाले बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो पूरा देखा करें और तसल्ली के साथ देखा करें और विश्वास के साथ देखा करें। और अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जो प्रश्न मैं डाल रहा हूँ ये आपके समझ में आएंगे नहीं। तो पीछे जो मैंने वाक्य के बारे में बता दिया, आज मैं वाक्य के प्रश्न डाल रहा हूँ, मैंने वाक्य पूरे करवा दिए। वाक्य को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, वो होते हैं 8 प्रकार के, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, नकारात्मक, आदेशात्मक, इस तरह के। दूसरे होते हैं रचना के आधार पर, बनावट है रचना, तो वो होते हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और तीसरे होते हैं वाच्य के आधार पर, बोलने के आधार पर, तो वो होता है भाववाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो इन सब के बारे में मैंने विस्तार से समझाया हुआ है। और मैं या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, और नहीं तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप वो लिंक पर वीडियो ज़रूर देख लें। और वो देखेंगे या वो देखा हुआ है तभी इन प्रश्नों को करने का आनंद आएगा।
तो लीजिए अब मैं बताना शुरू करता हूँ। आप मेरी वीडियो विश्वास के साथ देखें और लास्ट तक पूरा देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको दूसरे किताबों में या दूसरी जगह माथा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अच्छी तरह से क्लियर करवाऊँगा। जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ तब तक मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने दोस्तों से राय लेता हूँ, डिस्कस करता हूँ। कोई टॉपिक है, कोई वाक्य है जो क्लियर भाव नहीं दिखा पा रहा तो मैं अपने मित्रों से जो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे तर्क वितर्क करता हूँ और उसके बाद में कन्फर्म होने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप विश्वास के साथ बने रहें और देखते रहें। और एक और है, मैंने जब ये जितने भी व्याकरण के टॉपिक सीखे हैं तो खुद ने सीखे हैं, अलग अलग विविध प्रकार के गाइडों का सहारा लेते हुए, तब जा कर के मेरे वो दिमाग में बात क्लियर हुई है। और वहाँ सीखते समय क्या क्या दिक्कतें आई वो आपके भी आएगी, इसलिए मैं उन दिक्कतों को साथ लेते हुए फिर समझाता हूँ, फिर बताता हूँ ताकि वो दिक्कतें आपके नहीं आई। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि आपके ये वीडियो देखते समय कोई बात दिमाग में आती है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहले ये यूट्यूब खोलता हूँ ना तो सबसे पहले कमेंट ही देखता हूँ। मेरी बेटी कहती है कि पापा जी आप और कुछ देखते नहीं, सीधे कमेंट देखते हो। मैं चेक करता हूँ कि कौन पूछ रहा है, किसका कैसे जवाब देना है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जो लगातार देख रहे हैं, मैं उनके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देता हूँ, या कई बार दिया होता है वो बार बार पूछते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये किसी न किसी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप देखें, आज वाक्य पर जो प्रश्न बनने वाले हैं, भले ही वो अर्थ के आधार पर वाक्य हो, भले ही रचना के आधार पर, भले ही बोलने या वाच्य के आधार पर हो, उनसे संबंधित प्रश्न करूंगा मैं। और ये प्रश्न जो हैं ज़्यादा हो सकते हैं और ज़्यादा करूंगा मैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो तरह तरह के जो कन्फ्यूजिंग वाले ऑप्शन होते हैं उनको कैसे हल करें, यही समझाने के लिए मैंने ये पेपर बनाया है, ठीक है ना। और ये छोटा सा नहीं है पेपर, प्रश्न बहुत हैं बताने वाले, समझाने वाले लेकिन घंटा डेढ़ 2-2 घंटा लगेगा और मुझे पता है इतना आप में धैर्य है नहीं, तो मैं इन्हीं प्रश्नों को तोड़ तोड़ कर यानी छोटे कर करके छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आप छोटे छोटे वीडियो देखते रहें, ठीक है ना। जिनको मैं छोटा कर सकता हूं उनको तो कर दूंगा, लेकिन कुछ वीडियो जो है वो लगातार देखने से ही फ़ायदा मिलता है, इसलिए मैं उनको छोटा नहीं कर सकता। तो वो भले ही 55 मिनट के हैं, 50 मिनट के हैं, 40 के हैं, 35 के हैं, आप उनको ज़रूर देखें, आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, एक बात और बता दूँ कि आप एक बार अगर मेरे सारे वीडियो पूरे देख लिए क्रम से तो फिर आपके ज़िंदगी में दोबारा गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि मैं कन्फ्यूजिंग छोड़ता नहीं हूँ, सबसे पहले मैं कन्फ्यूजिंग ही पकड़ता हूँ और ऑप्शन भी डालता हूँ ना इन प्रश्नों में तो कन्फ्यूजिंग वाले भी डालता हूँ ताकि दिमाग में सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, परिभाषा उदाहरण बताते हुए और वो टॉपिक को पूरा कर देते हैं, उनमें कन्फ्यूजिंग वाली बातें रह जाती है। और कई बार तो बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं ना तो बीच में कुछ प्रश्न पूछने को जी करता है तो वो पूछ नहीं पाते, और पूछते हैं तो कमेंट करते हैं तो कोई कमेंट का जवाब नहीं देता। लेकिन मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, आप धैर्य से देखें, ठीक है। पहला प्रश्न देखें, मैं दिल्ली गया था, अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो ये विधिवाचक वाक्य है। विधिवाचक वाक्य कौन सा होता है, जिसमें किसी क्रिया के संपन्न होने का भाव पता लग जाए, संपन्न होने की सूचना मिल जाए, कोई तथ्य क्लियर हो जाए, कोई बात पूरी हो जाए, कुछ कह दिया जाए, वो विधिवाचक वाक्य ही होता है। मैंने 4-5 शब्दों का प्रयोग कर लिया, आप समझ गए होंगे। और ये विधिवाचक वाक्य ये सारे के सारे, राम जाता है, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, पंखा चल रहा है, बिजली चली गई है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ, जो भी है ना, ये सारे सिंपल वाक्य, किसान खेती करता है, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है, जो भी बोल रहा हूँ ना सारे, जिनसे कोई सूचना का, कोई बात का पता लगता है, कोई विधान प्रस्तुत होता है, वो विधिवाचक होते हैं, ठीक है। तो मैं दिल्ली गया था, तो यहाँ संकेत नहीं है, विधान विधिवाचक यही है, संयुक्त वाच्य नहीं है, साधारण वाक्य नहीं है। और ये तो उल्लू बनाने के लिए ऑप्शन तैयार किए हैं, जबकि अर्थ के आधार पर ये प्रकार ही नहीं होते, ये होते हैं रचना के आधार पर। लेकिन मैं दिल्ली गया था, कई बच्चे देखते हैं कि साधारण वाक्य है, तो उस चक्कर में नहीं पड़े। कई बार वो भ्रमित करने के लिए इसी को सबसे पहले ले आता है, तो बच्चे सोचते हैं मैं दिल्ली गया था, साधारण वाक्य है ना। तो ये देखें, वो अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये विधानवाचक वाक्य है, इसको विधानार्थक बोल सकते हैं, विधानवाचक बोल सकते हैं, विधिवाचक बोल सकते हैं, विधानार्थक बोल सकते हैं। 4 शब्द हैं ये, है ना, कोई भी आ सकता है। अब देखें दूसरा, गीता 8वीं में पढ़ती है, बिल्कुल यही वाक्य है ना। पर इसने उल्लू बनाने की कोशिश की है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक कोई वाक्य थोड़ी होते हैं, निश्चयवाचक तो सर्वनाम होते हैं, हटाओ इसको। संकेतवाचक,
कोई संकेत नहीं है। अच्छा, मैं संकेतवाचक के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो मेरे वीडियो बनाए हुए हैं अर्थ के आधार पर, मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, देख लेना। थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। संकेतवाचक में क्या होता है कि एक क्रिया के फलस्वरूप दूसरी क्रिया को संपन्न होते हुए दिखाया जाता है, उसका प्रतिफल दिखाया जाता है। ऐसा होगा तो ये होगा, यदि तुम पढ़ते तो पास होते, यदि मैं तेज चलता तो गाड़ी पकड़ लेता, यदि तो इस तरह से वो संकेत करते हुए और किसी बात को संपन्न करता है। ठीक है, वो संकेतवाचक होते हैं। हाँ, यहाँ एक बात और याद आ गई, संकेतवाचक वाक्य हमेशा मिश्रित वाक्य होगा। बाकी जो 7 प्रकार के रह गए, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आदेशात्मक, विस्मयबोधक, ये जितने भी 7 प्रकार के और रह गए, ये सारे के सारे के तीनों रूपों में आ सकते हैं। सरल वाक्य में आ सकते हैं, मिश्रित में भी आ सकते हैं और संयुक्त में भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो संकेतवाचक है ये सरल वाक्य में नहीं आ सकता। ठीक है, बाकी सरल वाक्य में आ जाएंगे। और इस पर भी मैं अभी ये प्रश्न 10-12 एक प्रश्न पूरे कर देता हूँ, उसके बाद ये बताऊँगा कि किस तरह से संकेतवाचक जो वाक्य है वो सरल वाक्य में नहीं बदल सकता, केवल मिश्रित में ही मिलेगा। और बाकी सारे जो प्रकार हैं 7 जो शेष रह गए वो आपको सरल में भी मिल जाएंगे, मिश्रित में भी और संयुक्त में भी। ये भी बताऊँगा, एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आप लगातार देखते रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, कौन सा वीडियो कब डालता हूँ ये आपके पास सूचित हो जाए। और एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो भी जितना भी मेहनत से जुटा हुआ है उसको फल जरूर मिले और उसका सिलेक्शन हो। ठीक है, आगे देखें। तो यह निश्चयवाचक तो सर्वनाम होता है, वाक्य नहीं होता। और ये अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। संकेतवाचक में मिश्रित वाक्य होते हैं, है ना। तो ये तो है ही नहीं, ये तो सिंपल है, मिश्रित तो है ही नहीं। फिर है साधारण वाक्य, तो ये उल्लू बनाने के लिए है। अर्थ के आधार पर पूछ रहे हैं तो रचना के आधार पर नहीं है, इसको भी काटो। तो इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं कोई? क्योंकि ये विधानवाचक वाक्य है, विधिवाचक, जिसमें किसी बात का या किसी सूचना का पता चलता है। सिंपल सी बात है, गीता 8वीं में पढ़ते हैं, विधिवाचक वाक्य है। ठीक, अब आगे देखें। वह जी खोल कर दान करता है, अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? साधारण छोड़ो इसको, तो मिश्रित छोड़ो इसको, विधानार्थक है, जी खोल कर दान देता है, बिल्कुल यही है विधिवाचक। इच्छावाचक नहीं है ये। कई बार अगर इच्छावाचक सबसे पहले दे देना तो जी खोल कर दान देता है, मतलब उसके दान देने की इच्छा है, तो कई बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पहले आप इच्छावाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है, आदेशात्मक है, इनका वीडियो देख लें आप, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक और बता दिया मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आपने मेरे सारे वीडियो लगातार देख लिए तो आपकी 95% समस्या हल हो जाएगी। जो मुझे आता है वो तो इतना क्लियर कर दूंगा कि डाउट वाली चीज़ें बीच में बता कर क्लियर करता हूँ, ताकि वो दिक्कत आए नहीं। और तो क्या करते हैं कि परिभाषा उदाहरण बता करके चलते हैं, और दिक्कत जब आती है तो बच्चा फिर वही समस्या आ जाती है। मैं दिक्कतें जहाँ आती है उनको तो सबसे पहले सोल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी टीचर से कम सीखा हुआ हूँ, खुद ही ज़्यादा सीखा हुआ हूँ। तो जो जो दिक्कतें मेरे सामने आती थी ना, वो मैं पढ़ाते समय उनको बीच में यूज़ करता हूँ, ताकि किसी बच्चे को वो समस्या नहीं आए। तो आप विश्वास के साथ मेरे चैनल को देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ और व्यू आते नहीं, या मतलब कोई देखता नहीं, फिर फ़ायदा क्या हुआ, है ना। मैं इतना टाइम ख़राब करता हूँ, मेरे खुद घर के काम भी छोड़ देता हूँ, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं। तो आप देखें, जुड़े मुझसे, मुझे खुशी होगी जितने लोग मुझसे जुड़ते हैं। एक तो जान पहचान बढ़ती है और एक अपने तो बढ़ता है। ये बहुत बड़ी दौलत होती है आदमी के लिए, ठीक है। मैं इसीलिए आपसे जुड़ा हूँ, ताकि कुछ बताने के बहाने आपसे जुड़ता चला जाऊँ, ठीक है। आगे देखें। जिस वाक्य में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता हो वो कैसा वाक्य है? अभी बताया मैंने, संकेतवाचक होता है, ठीक है। आज्ञार्थक नहीं होता। आज्ञार्थक में तो आज्ञा दी जाती है, आदेश दिए जाते हैं। आज्ञार्थक में आज्ञा ही नहीं, अनुमति और निवेदन भी होता है, ठीक है ना। 5वां प्रश्न देखें। यहाँ शोर मत करो, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? वो वाक्य भेद बताइए। यहाँ शोर मत करो, तो कई बार क्या है कि मत को
निषेधात्मक में भी बताया जाता है, कुछ गाइडों में दे रखा है। तो यहाँ मत को थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर निषेध के अर्थ में है तभी वो निषेधात्मक बनेगा, वरना आदेशात्मक हुआ करते हैं ये। और निषेधात्मक में तभी होते हैं जब वो आदेशात्मक भाव लेकर आते हैं, है ना। तो जब आदेशात्मक भाव लेकर ही आते हैं तो उनको आदेशात्मक में ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आदेशात्मक है, आज्ञावाचक भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, निषेधात्मक नहीं है ये, विधिवाचक भी नहीं है और विस्मयबोधक भी नहीं है। निषेधात्मक वे होते हैं जिनमें न, नहीं ये आता है, यानी किसी काम के न होने का बोध होता हो, न होने का, वो निषेधात्मक होते हैं, ठीक है ना। संभवतः वह घर लौट आए, संभवतः जहाँ संभावनाएं व्यक्त की जाती है, ठीक है ना, वहाँ कौन सा होता है, संदेहवाचक। संदेहवाचक में संदेह की स्थिति रहती है या संभावना की स्थिति रहती है, वो संदेहवाचक होते हैं। अगला प्रश्न देखें, यदि इस पिच पर गेंद टर्न लेगी तो भारत जीत जाएगा, ये कैसा वाक्य है। इच्छावाचक, मन की भावना ही नहीं है कि हाँ भारत जीत जाएगा, मेरी इच्छा है, यूँ भ्रमित मत होना। दूसरा है संभाव्य वाक्य। संभाव्य वाक्य में संभावनाएं होती है, ठीक है ना। यहाँ भ्रम में मत रहना कि संभावना है कि हाँ जीत जाएगा, संभावना नहीं कह रहा वो दो बातें जोड़ते हुए कह रहा है, तो ये संकेतवाचक है, ठीक है, संकेतवाचक। और वैसे भी थोड़ा याद रख लें, यदि तो से संकेत ही जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ समझ से कर लो, कुछ ट्रिक से कर लो, ज़्यादातर समझ बढ़ाओ तो ट्रिक सहायता करेगी। सीधा ट्रिक पर चलेंगे तो समझ में आई हुई बातें नहीं होती, ट्रिक पर की पूंछड़ी पकड़ लेते हैं तो गलत कर देते हैं। समझ लो ज़्यादा, ट्रिक तो बाद की बात होती है। लीजिए 8वां प्रश्न देखिए, गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना। इस निषेधात्मक वाक्य को विधिवाचक में बदलना है, यानी सामान्य जानकारी में परिवर्तित कर देना है, नहीं हटा देना है। तो यहाँ देखें, गांधी जी नाम सुना हुआ है, ये क्या कहना चाहता है, इस वाक्य के भाव देखने के आधार पर चेंज करना है। तो गांधी जी का नाम सुना हुआ है, किसका, मेरा क्या। आगे देखें, गांधी जी का नाम सबको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए नहीं, यूँ नहीं कहना चाह रहा ये। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, गांधी जी का नाम सबने सुना हुआ है, हाँ ये कहना चाह रहा है। वो कह रहे हैं गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, मतलब सबने सुना हुआ है, तो ये आएगा इसका सह, ठीक है। उत्तर मिल गया हमारा। गांधी जी लोकप्रिय थे, ये तो उल्लू बनाने का ऑप्शन है। आगे देखो, शोर क्यों कर रहे हो। कोई शोर कर रहा है, उसको टोका जा रहा है ना, पूछा जा रहा है कि क्यों कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक वाक्य को आज्ञार्थक में बदलिए। तो आज्ञार्थक में क्या होगा, शोर मत करो, हाँ यही है, शोर मत करो। आगे देखना, शोर नहीं करना चाहिए, और फिर यहाँ तक तो नहीं, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, वो ए और बे दोनों करे। तो कह रहा है शोर क्यों करे हो, शोर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से भावनाओं में बह करके इनको नहीं करना, ठीक है ना। आदेशात्मक पूछा है, आज्ञार्थक है, तो शोर मत करो, ये हो जाएगा, शोर मत करो, ठीक है। बाकी ये तो खुद नकारात्मक है, तो नकारात्मक में थोड़ी बदलना है इसको, निषेधात्मक में थोड़ी बदलना है, ये तो निषेधात्मक है, ठीक है। आज्ञार्थक में बदलना है ना, तो ये ए ही आएगा इसका उत्तर, ठीक है। शोर करना गलत बात है, ये तो ऑप्शन देना ही गलत बात है। आगे देखो, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, ये विधिवाचक है, सामान्य जानकारी दे रहा है वो कि आज वर्षा होगी। अब वो करे इसको संदेह में बदलो, संभावना में, ठीक है ना। तो क्या होगा, आज शायद ही वर्षा हो, ये तो नकार रहा है, भाव ही बदल रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आज वर्षा नहीं होगी, ये बिल्कुल नकारात्मक वाक्य लिया है, निषेधात्मक नहीं, निषेधात्मक में नहीं, संदेहवाचक में बदलना है। तो आज वर्षा होने वाली है, नहीं, शायद आज वर्षा होगी, हाँ आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो शायद आज वर्षा होगी ये हो गया संभाव्य। संभाव्य कोई संदेह कहते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया, द उत्तर आ गया। अब आगे देखें, कवि मंच पर कविता सुना रहा है, कवि मंच पर कविता सुना रहे हैं, वाक्य में उद्देश्य बताना है। उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य वो नहीं जो हम सोचते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, कि मेरा उद्देश्य है कलेक्टर लगना, IAS लगना, है ना, RAS लगना, वो उद्देश्य नहीं। हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं कर्ता को या कर्ता
के विस्तार सहित जो पद है उनको उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, अगर कर्ता का विस्तार है तो साथ में ले लेंगे, नहीं है तो कर्ता ही उद्देश्य होता है। यानी जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय है। समझ आ रही बात है? जैसे भारतीय पंखे अच्छी हवा देते हैं, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? भारतीय पंखे, तो भारतीय पंखे उद्देश्य है। समझ गए? और भारतीय नहीं हो, सीधे पंखा हो तो पंखा उद्देश्य है। समझ में आ रही बात है? क्योंकि उसका विस्तार है तो विस्तार साथ चलता है, वो ही पूरा पद मिलकर ही उद्देश्य बनता है। फिर आगे बात है, बचा हुआ शेष भाग वो आपका विधेय बन जाता है। ठीक, तो यहाँ मंच पर नहीं, उद्देश्य क्या बताया मैंने? कर्ता को। तो कवि मंच पर कविता सुना रहा है, कवि सुना रहा है, ये उद्देश्य है, बै उत्तर आएगा इसका। ठीक है, अब है रमेश का पुत्र विद्यालय गया। रमेश का पुत्र विद्यालय गया, इसमें उद्देश्य नहीं विधेय अंश पूछा है। विधेय अंश, विधेय अंश क्या होता है? जो उद्देश्य अंश को छोड़ने के बाद वाक्य में शेष बचता है वो, यानी क्रिया प्लस क्रिया का विस्तार। ठीक है, उसको विधेय बोलते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या है? गया, तो सिर्फ गया नहीं देखना, इसका विस्तार है क्या? विद्यालय गया, तो ये साथ मिलकर ही आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सिर्फ गया तो क्रिया है, और क्रिया के साथ जुड़ने वाले पद मिलकर के विधेय बनता है। मैंने उद्देश्य और विधेय ये सारे बता चुका हूँ, लिंक में वीडियो दे रखा है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, मेरे पढ़ाया हुआ अगर आपने पढ़ लिया तो समस्या कम आएगी, मेरा सा विश्वास है। ठीक है ना, लेकिन आप थोड़ा सा देखते हो और फिर छोड़ देते हो बीच में, तो सारी बातें आप जगह जगह आपको देखनी पड़ती है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए बार बार मिटा मिटा करके लिखना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है, लेकिन मैं एडिटिंग करके इनको एक साथ कर देता हूँ। तो आप तो जितना भी है 15-20 मिनट का वो देखते रहें। आगे देखें प्रश्न नंबर 13वां, साधारण वाक्य के अंग होते हैं या घटक होते हैं, है ना? साधारण वाक्य के अंग या घटक, तो इसमें उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, संज्ञा और क्रिया, शब्द और पद। तो मेन बात, साधारण वाक्य के जो घटक मानते हैं या अंग मानते हैं वो उद्देश्य और विधेय को मानते हैं। ठीक है, इन ऑप्शनों में से यही चुनेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं हो, कर्ता और क्रिया हो, तो ये चुन लेंगे। समझ आई बात है? फिर आगे देखो, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? यहाँ थोड़ा आप भ्रमित होने से बचें। कई बार वाक्य पूछ लेते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि वाक्य के प्रकार पूछ रहा होगा। प्रकार नहीं पूछ रहा, वाक्यों का वर्गीकरण कितने भागों में करोगे या किस आधार पर या कितने आधारों पर करते हैं वो पूछ रहा है। तो आप इसका 3 ऑप्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वाक्यों को अर्थ के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा आप वर्गीकरण कर सकते हैं रचना के आधार पर, तो सरल, संयुक्त, मिश्रित। और तीसरा आप बोलने के आधार पर, वाच्य के आधार पर कर सकते हैं, तो वो होते हैं कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इस प्रकार आप 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। अब है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये तो सरल वाक्य है, अभी बताया मैंने, साधारण वाक्य। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए आ गया। आगे देखें, योगी जी आए, माता श्री से मिले और तुरंत चले गए। ये कैसा वाक्य है? और से जुड़ा है, तो फिर ये संयुक्त होगा, है ना? मैंने आपको वाक्य करवाए थे सरल, संयुक्त, मिश्रित, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसमें समझाया भी हुआ है। और जब सारा समझाने के बाद भी थोड़ी कमी रह गई तो कुछ शॉर्टकट तरीके बताए गए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। देखते ही आपके ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यस ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखो कई बार क्या है, जो संयोजक शब्द होते हैं उनको आप हटा करके कोमा का प्रयोग कर सकते हैं, अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ छोटी की जो है उसको आप हटा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, अल्पविराम लगा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ योजक या संयोजक शब्द हटे हैं तो ये लगे ही कोमा, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य को समझिए। यहाँ पे संयुक्त वाक्य मैंने समझाया हुआ है। वैसे तो संयुक्त वाक्य में एक सरल दूसरा सरल, यानी 2 सरल जुड़ करके एक संयुक्त वाक्य बन सकता है। जैसे राम खेल रहा है और मोहन पढ़ रहा है, तो 2 सरल वाक्य जुड़ गए संयुक्त में। और संयुक्त में 2 मिश्रित भी जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, राम ने कहा कि वह नहीं पढ़ेगा और श्याम ने कहा कि वह पढ़ लेगा,
तो यहाँ दो मिश्रित वाक्य जुड़ करके एक संयुक्त बन गया, और संयुक्त वाक्य में एक सरल और एक मिश्रित भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। राम ने जाने के लिए हाँ कर दी और मोहन ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ एक सरल हो गया, एक मिश्रित हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, और सरल वाक्य विस्तारित है, थोड़ा बड़ा है, उनका विस्तार है, तो आप यूँ कह दो कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक। मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य जुड़ेंगे या तीन जुड़ेंगे, उनमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, शेष आश्रित होंगे। अब रहेगी बात संयुक्त, तो संयुक्त वाक्य में दो सरल भी आ सकते हैं, दो मिश्रित भी आ सकते हैं, एक सरल एक मिश्रित भी आ सकता है, समझ गए, ये है। अब आगे देखें, मिश्र वाक्य होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। नहीं, ये मिश्र नहीं होती, ये तो सरल होता है, ठीक है, हटाओ इसको एक को। जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य कुछ संयोजक शब्दों से जुड़े हो या संयोजक अवयवों से जुड़े हुए हो, तो यहाँ थोड़ा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखें, थोड़ा सा उसने परिवर्तन किया है, प्रधान उपवाक्य एक से अधिक प्रधान नहीं होता, प्रधान एक ही होता है, आश्रित एक से अधिक होते हैं। मिश्रित वाक्य में बता रहा हूँ, प्रधान एक ही होगा, यानी मेन बात एक ही कही गई होगी, और आश्रित कई हो सकते हैं, दो या तीन हो सकते हैं संख्या में, ठीक है ना। तो यहाँ तो इसने थोड़ा गलत लिख दिया कि एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य तो एक ही होगा, यानी मेन बात जो बताई जा रही वो एक ही होगी। ये वाक्य देखें एक बार, जो देश के नाम मर मिटे उनकी जीवनी से पता चलता है कि वो देश प्रेम के दीवाने थे। तो यहाँ एक दो तीन, तीन उपवाक्य हो गए, इनमें मेन बात क्या बताई जा रही है, प्रधान बात। प्रधान उपवाक्य कौन सा है, वो है उनकी जीवनी से पता चलता है, शेष तो आश्रित है। अब आश्रित आपके नहीं पता लग रहा, तो मैंने शॉर्टकट तरीके बताए थे जब मैंने आश्रित वाक्य वाला वीडियो समझाया था, बनाया था उस समय। तो पहला देखो, जो से जुड़ा है वो विशेषण आश्रित होते हैं, और फिर छोटी की से जुड़ा हुआ है तीसरा, तो छोटी की से वो संज्ञा आश्रित होता है। मैंने बताया था ना, संज्ञा आश्रित छोटी की से जुड़ते हैं, विशेषण आश्रित जो, जिसे, जिसको, जिनको, जिनसे, जिन पर, इनसे जुड़ते हैं, और क्रिया विशेषण जो होते हैं वो जुड़ते हैं यद्यपि, यदि, अगर, ज्यों ही, जहाँ, जिधर, इनसे जुड़ते हैं। समझ में आ रही बात है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ देखा हुआ तो सारी बातें याद आ गई होगी, और मेरा पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ा हुआ तो नीचे लिंक में देखें जरूर, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन देख लें, इसमें एक साधारण वाक्य होता है और शेष उसके अधीन होते हैं। साधारण वाक्य नहीं, यहाँ इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष अधीन होते हैं, यूँ होता है। तो ये भी नहीं जच रहा, ये भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है जो मिश्र वाक्य की सही परिभाषा हो। तो मिश्र वाक्य की सही परिभाषा मैंने बता दी, वह वाक्य जिसमें उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष आश्रित होते हैं, ठीक। आगे देखें, 18वां प्रश्न देखें, जहाँ जहाँ मैं गया मुझे बहुत सम्मान मिला। वैसे तो साधारण वाक्य की बात करें ना, तो कर्ता पहले आता है, मैं जहाँ गया, ठीक है, मैं पहले आएगा। लेकिन कई बार किसी शब्द पर बलाघात देने के लिए पद क्रम बदला जा सकता है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। जहाँ जहाँ मैं गया, तो यहाँ वो मैं को प्रधानता में नहीं लेकर के उन स्थानों को बता रहा है जहाँ, मतलब है वो गया उसको सम्मान मिला, तब उसने पहले लिया है वो, जहाँ जहाँ मैं गया वहीं सम्मान मिला, तो उन जगहों की बात बता रहा है जहाँ उनको सम्मान मिला, तो इसलिए इसने कर्ता को हटा दिया, वहाँ से जहाँ जहाँ पहले ले आया। तो ठीक है, समझ गए आप, इसको बोलते हैं बलाघात है। कई बार मुझे कमेंट में पूछते हैं कि किस पर बल दिया जा रहा है, वो तो बोलने से पता लग जाता है ना कि हम किस पर बल दे रहे हैं। ये कोई अलग से कोई विज्ञान का नियम थोड़ी है। एक दो कमेंट आते हैं मेरे पास कि तो कहाँ आता है, जबकि मैंने तो पर बहुत सारे वीडियो बना दिए, और वैसे भी किसी और विषय पर, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, पर बीच में मैंने तो के बारे में बता दी, लेकिन वो सारे कंटिन्यू से देखे कौन, 300 वीडियो बना दिए मैंने, है ना। कंटिन्यूटी से देखे तब तो समस्या हल हो ना। अब कंटिन्यूटी इतनी होती नहीं कि 300 देखे नहीं जाते, ठीक है। तो कुछ बातें क्या है कि संदर्भ विशेष के दौरान बताई जाती है, वो ज़्यादा क्लियर होती है। अब अलग से मैं तो के वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी कुछ ऐसी बातें नहीं हो पाती कि जिसे तो को मैं आपके दिमाग में डाल सकूं। कई बार कोई प्रसंग चल रहा होता है, वहाँ मैं तो के बारे में बता दूं तो जल्दी से दिमाग में आ जाता है कि यस तो का यहाँ प्रयोग होता है, तो वो तो प्रसंग की बात होती है, तो वो तो आप पीछे के वीडियो में देख लीजिए। अब रही बात है एकदम से प्रसंग कहाँ से तैयार करूँ मैं, समझ में आ रही बात है। एकदम से तो वाक्य बताऊँगा,
वाक्य बताऊंगा तो फिर वही कन्फ्यूजिंग होगी, और बताओ कहाँ तो आएगा, कहाँ तो आएगा, तो की कोई विशेष नियम थोड़ी है कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बता दिया एक ही जगह आता है जिस चीज़ पर आप बल देने वाले होते हो, ठीक है ना। मैं तो जाऊँगा, मतलब वो कह रहे मैं जाऊँगा, औरों का पता नहीं, तो यहाँ तो आ गया। अब आप कहोगे तो को आगे पीछे और करूँ तो वाकई टूट जाएगा, जो आप कहना चाहते वो नहीं होगा। तो फिर आपके ध्यान में आएगा कि हाँ यहाँ तो जचेगा, तो जहाँ जच रहा है मतलब जहाँ उसका प्रयोग सटीक है वहीं आएगा ना। कोई अलग से नियम नहीं है कि मैं आपको 10 नियम बता दूं कि ये पॉइंट नोट कर लो यहाँ ही आएगा। इनके पॉइंट थोड़ी है, पॉइंट एक ही है, जहाँ बलाघात दिया जाता है जिस पद पर, है ना, तो उसके साथ तो आ जाता है। समझ आई बात है। तो यहाँ पहले आ गया जहाँ जहाँ मैं गया मुझे बहुत सम्मान मिला। वो कह रहे रेखांकित अंश क्या है, ये वाला जहाँ जा गया। प्रधान उपवाक्य नहीं, प्रधान उपवाक्य में जय, जो, जिसे, जहाँ, जिसको, जिन्हें, जिन पर, ये थोड़ी आते हैं, तो ये तो नहीं है। क्रिया विशेषण, हाँ जहाँ मैं गया वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जहाँ जहाँ मैं गया, तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में आएगा, ठीक है। संज्ञा आश्रित तो छोटी की से जुड़ते हैं, बताया हुआ है मेरा, ठीक है। और विशेषण जो से जुड़ते हैं, जो, जिसे, जिसको, जिनमें। समझ में आ रही बात है। समाचार पत्र में दिल दहला देने वाली खबर छपी है, इसमें विधेय अंश पूछा है। विधेय तो पहले तो आप ये देखो विधेय होता क्या है, क्रिया को बोलते हैं ना मोटे तौर पर, और क्रिया के साथ जो सब जुड़े हैं वो, है ना। तो सबसे पहले क्रिया देख लीजिए आप, हैं, क्रिया को पकड़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, पहले क्रिया को पकड़ लीजिए। जो आपने सीखा है, जो पढ़ा है, उसी के आधार पर ऑप्शन छांटिए। तो क्रिया क्या है, छपना, छपी है, ये क्रिया है। अब इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ क्या, छपी है, क्या छपी हुई है, खबर, है ना, क्योंकि क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आता है ना, कर्म आता है ना, और कर्म का अगर विस्तार है तो वो भी साथ आ जाएगा। तो खबर कौन सी वाली खबर, दिल दहला देने वाली खबर, ये इसका विस्तार कर रहा है। तो ये इतना इतना पूरा का पूरा ब इसका ऑप्शन आ गया, ठीक है। यूँ छांट लिया करें, समझ आ रही बात है। ऑप्शन देखेंगे तो भ्रम होगा। तो मूल चीज़ जहाँ से हमारे दिमाग में ये वही वापस लेकर आओ ना दिमाग में, कि विधेय अंश पूछा है। विधेय कहते हैं क्रिया, और क्रिया के साथ जुड़ी चीज़ें। तो पहले क्रिया को छांट लो इस तरीके से, विश्वास से करें, क्योंकि एग्जाम वाले पेपर में आपका कैरियर निर्भर करता है। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलत नहीं करें। आगे देखें, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये कह रहा है कैसा वाक्य है, तो ये विशेषण आश्रित है, ठीक है। ना ही तो सरल है, ना ही तो संयुक्त है, ये विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है तो मिश्र का ये एक और भेद है, संज्ञा आश्रित। तो संज्ञा आश्रित तो मैंने भी बताया छोटी की से जुड़ते हैं। तो ये विशेषण जो, इससे पकड़ लिया करें। समझ में आ रही बात। आगे देखें, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये कैसा वाक्य है, आज्ञार्थक, इच्छा, विधिवाचक, संकेत। संकेत तो नहीं है, क्योंकि संकेत तो मिश्रित में बदलता है, वो मिश्रित में होता है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना। तो संकेत तो नहीं है, इसको कम करो, क्योंकि ये तो सिंपल साधारण वाक्य है। और ये हमेशा याद रखो, संकेतवाचक जो होते हैं ना, वो साधारण वाक्य नहीं होते, मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये तो इसको कम कर लो, 3 ही ऑप्शन रह गए। अब इच्छा, इच्छा नहीं है यहाँ, मेरी इच्छा है काश मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, वो नहीं है यहाँ। फिर विधिवाचक, विधिवाचक में कोई बात कही जाती है, कोई सूचना का पता लगता है, किसी कार्य के पूरा होने का पता चलता है ना, कोई सूचना का पता चलता है। यहाँ क्या है, आज्ञार्थक है। आज्ञार्थक में मैंने आपको बता दिया, एक तो आज्ञा और आदेश आते हैं, ठीक है। प्रार्थना भी आज्ञार्थक में ले लेते हैं, अनुमति वाली बात होती है उसको भी इसमें। ये तीनों बातें नोट कर लो आप दिमाग में, आदेश और आज्ञा, प्रार्थना और अनुमति, ये तीनों तरह के भाव दिखाने वाले आज्ञार्थक में ही आ जाते हैं। समझ आ रही बात है। कृपया यहाँ बैठ जाइए, ये आज्ञार्थक में है, ठीक है। यह पाठ तुम्हें पढ़ना होगा, ये आज्ञार्थक में है। कृपया शांति बनाए रखें, ये भी आज्ञार्थक में है। इन बातों को नोट करें, ठीक है। तो 21 प्रश्न हो गए, ठीक है। 21 शुभ नाम है। टाइम काफ़ी हो गया, लंबा वीडियो आप देखते नहीं है, लेकिन ये देखना जारी रखें। मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा। तो पहली बात तो मैंने वाक्य समझाए हैं, अर्थ के आधार पर भी बताए हैं, रचना के आधार पर भी मैंने बताए हैं, और वाच्य भी बताए हैं। तीनों अच्छी तरह से बताए हुए हैं, ठीक है। और तीनों के लिंक यहाँ डाल दूंगा वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
उसके बाद जो कमी है बची हुई वो मैं बहुत सारे प्रश्न बना करके दूंगा, तो आपके काफ़ी सारी समस्याएं हल हो जाएगी और आपके समझ में आ जाएगी, सारे वाक्य आपके पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं बीच में इन्हीं प्रश्नों से संबंधित कोई बात मैं समझा रहा हूँ और आपके समझ में आ नहीं रही, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। शेष प्रश्न अगले वीडियो में देखना जारी रखें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।